बड़े से बड़ा नेता जनता को सपने दिखाकर एक बार चुनाव जीत सकता है। धर्म और जाति के नाम पर भी एक बार चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन लगातार 3 बार अपने काम पर और 2 बार अपने नाम पर किसी राज्य में चुनाव सिर्फ तुक्के या तिकड़म से नहीं जीते जा सकते। पीएम मोदी ने गुजरात में यह चमत्कार करके दिखाया, जहां उनके सामने कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के दिग्गज नेता ही पेश कर रहे थे। सिर पर कांटों का ताज, जमीन पर भूकंप से पैदा हुए मलबे का अंबार और ऊपर से राजनीतिक बवंडर। इतने झंझावातों के बीच मोदी ने कैसे तय किया इतना लंबा सफर? देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, जादूगर, द मास्टर ऑफ हार्ट्स। 7 अक्टूबर 2001, गांधीनगर, गुजरात। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું पर्दे के पीछे चुपचाप बीजेपी के संगठन की जिम्मेदारी संभालते रहे नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता था कि उन्हें दिल्ली से गुजरात जाना है। उन्हें यह संदेश कहां और कैसे मिला, यह आपने कई बार सुना होगा। एक बार फिर सुन लीजिए। मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो? मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं, क्योंकि माधवराव सिंधिया की फ्यूनरल में तो सब जाएंगे। मोदी को भी मालूम था कि उनके सिर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है। उनके सामने एक तरफ कच्छ और भुज इलाके में भूकंप से बेहाल जनता के पुनर्वास की चुनौती थी, तो दूसरी ओर बीजेपी से भागी हुए दिग्गज नेताओं की लंबी होती कतार। शंकर सिंह वाघेला 1996 में बागी हो चुके थे और जिन केशुभाई पटेल को मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था, उनकी जुबान भी धीरे धीरे मोदी के लिए कड़वी होती गई। 3 जून 2012, गांधीनगर, गुजरात। जनता ने कोई पड़ी नहीं, એને તો હું ખરીદી લઈશ, પૈસો છે ને મારી પાસે, આ તો કમ ખુલ્લે આમ કહેવામાં આવે। मोदी ने संगठन का काम करने के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था कि संयम और अनुशासन कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इस मंत्र को खुद कितनी शिद्दत से साध रखा है। 2012 में मोदी को गुजरात में हराने के लिए जिन केशुभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाकर सीधा हमला बोला था, उसी साल लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी उनका आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंच गए। 20 दिसंबर 2012, केशुभाई पटेल का आवास, गांधीनगर। और यह सिर्फ दिखावा या सामान्य शिष्टाचार नहीं था। केशुभाई पटेल के दिल में चाहे कुछ भी हो, मोदी के दिल में उनके लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई। 17 सितंबर 2013, केशुभाई पटेल का आवास, गांधीनगर। गुजरात का सीएम रहते मोदी ने केशुभाई पटेल को मान लिया, तो पीएम बनने के बाद भी वो उन्हें नहीं भूले। 13 जनवरी 2016, गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ना ही सम्मान की बात मानी जाती है और पीएम मोदी ने उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर केशुभाई पटेल को बिठा दिया। और सिर्फ केशुभाई पटेल ही नहीं, बल्कि अपने घोर विरोधियों में से एक शंकर सिंह वाघेला के राजनीतिक हमलों को भी पीएम मोदी ने कभी दिल से नहीं लगाया। वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जब गुजरात विधानसभा में आखिरी बार पहुंचे, तो उन्होंने शंकर सिंह वाघेला को गले लगाकर विदाई दी। मोदी ने पहला चुनाव जब जीता था, तब गुजरात दंगों में झुलसा हुआ था।
मोदी सरकार पर सबसे तीखे हमले भी उसी आधार पर किए हैं। उन पर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाने के लिए बार बार अटल बिहारी वाजपेयी के बयान की याद दिलाई जाती है कि अटल जी ने राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। यह अधूरा सच है। पूरा सच आप खुद अटल जी की जुबानी सुनिए कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा था। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का गुजरात की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर असर क्यों नहीं हुआ, ये विपक्ष के नेता आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि सही मायने में वो नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पाए। जिन्होंने समझ लिया वो मोदी के जादू का फॉर्मूला जान लिया। सबसे काबरी चंडीगढ़ प्रेसिडेंट ब्यूरो के उन्होंने इलेक्शन में टिकट बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया किया? एक एक्सेप्ट सर्विस मैन चाहिए, एक IAS रिटायर चाहिए, एक पुलिस हेड चाहिए, रिटायर चाहिए, एक बिजनेसमैन रिप्यूटेड चाहिए, एक इंडस्ट्री चाहिए, एक एजुकेशन चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कब से लगे कब माइंडेड हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो। तो उन्होंने ये कैटेगरी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने दिस इज लाइफ। हम 20 में से 15 सीटें जीते। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि मोदी सिर्फ नारे उछालना जानते हैं। पीएम मोदी और उनके चुनावी नारों का कनेक्शन क्या है, उनकी कहानी क्या है, ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल उनके विरोधियों के लिए एक सवाल कि क्या सिर्फ नारों से एक के बाद एक चुनाव जीते जा सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर सबको मान लेना चाहिए कि मोदी जी वाकई राजनीति के सबसे बड़े जादूगर हैं।